प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 11वीं पाठ्यक्रम में वितान में जो अगला पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें, उसके बारे में पढ़ेंगे और उन्हें लिखा है अनुपम मिश्र ने। अनुपम मिश्र जी के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। इनका जन्म 1948 में और मृत्यु 2016 में हो गई है। जन्म इनका वर्धा महाराष्ट्र में हुआ। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन, जिनमें आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित हैं। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए मुहिम भी चलाई। इन्होंने सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबंध भी इनका रहा है। तो ये अनुपम मिश्र जी हैं, जिन्होंने राजस्थान की रजत बूंदें लिखी हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है यह, जो जल के संबंध में है। किस तरह हम जल का व्यय करते जा रहे हैं, उसको बचाए रखने की ज़रूरत है। और किस प्रकार जो राजस्थान में लोग पानी का इस्तेमाल, जल का इस्तेमाल करते हैं बचाकर, उसके बारे में इन्होंने बताया है। वितान पुस्तक में जो दूसरी रचना है राजस्थान की रजत बूंदें, यह रचना एक ऐसे राज्य विशेष राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र ही नहीं है, यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह रचना धीरे धीरे भाषा की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। भाषा में संगीतमय गद्य की पहचान भी है। इस पहचान से विद्यार्थियों का ताल मिले, यह वितान की उपलब्धि होगी। इसके साथ साथ एक ऐसी दुनिया जो हमारे साथ है, पड़ोस में है, लेकिन अनदेखी है। इस दुनिया में प्रवेश कराने की हिमाकत है आलो अंधारी, वो अगला पाठ है। फिलहाल जो राजस्थान की रजत बूंदें हैं, रजत का अर्थ ही होता है चांदी। वो पानी जो है वो स्वच्छ श्वेत वर्ण की हमें प्रतीत होती है, वो रजत की तरह ही चमकने वाली है और रजत की तरह ही मूल्यवान भी है। तो उसके बारे में इस पाठ में यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार कितने परिश्रम से एक बाल्टी पानी जो रात भर में इकट्ठा होती है उसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह प्राप्त किया जाता है। तो जल का जो हम अपव्यय करते हैं, इस पाठ को पढ़ने के बाद शायद उसका अपव्यय हम न करें, बर्बादी न करें और पानी को बचाने का प्रयास करेंगे। आइए पढ़ते हैं राजस्थान की रजत बूंदें। अनुपम मिश्र जी ने इन्हें लिखा है। पसीने से तरबतर चेरवान जी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरों बैठे चेरवान जी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उकड़ू बैठा जाता है, उसी को उखरू बोला गया है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई वहाँ बसौली से की जा रही है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दमघोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेरवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर
कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेरवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेरवांजी का सिर बचाएगा। चेरवांजी यानी चेजारी, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। यह काम चेजा कहलाता है। चेजारी जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग। वह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। और इसको आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।